ये उनका पीएचडी थीसिस है, इस पे हम बात करेंगे। मोहिउद्दीन साहब का हम स्वागत करते हैं। मोहिउद्दीन साहब, आपका पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब में आपका स्वागत है। मेरे तरफ से सबको प्रणाम, और मेरे तरफ से सबको इस कार्यक्रम में मैं सबको स्वागत करता हूँ, और मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। कोई साहब, आपकी किताब पे बात शुरू करने से पहले हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी जो है आप किस एरिया से आते हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, और आप आज शिक्षक हैं इंटरमीडिएट कॉलेज में, यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा, और जो मुसलमानों के अंदर जो जाति व्यवस्था है, इस्लाम मुसलमानों के अंदर, उस जाति व्यवस्था के अंदर आपकी कास्ट लोकेशन क्या है, फिर क्या कभी आपने इस पसमानदा लोकेशन पे होने की वजह से कोई जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा? ये पूरी जो है सारांश में, संक्षिप्त में आप हमें बताएं कि यहाँ तक का आपका सफर एक पसमानदा व्यक्तित्व के तौर पे किस तरह का रहा। जी मोहिउद्दीन साहब। देखिए, मैं शुरुआत में इस हमारे जो इलाका है, ये साउदर्न असम या असम के दक्षिणी प्रांत है जो बरगघाटी है, तो उसका बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये असम जो है भौगोलिक तौर पर ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जी मोहिउद्दीन साहब, हमारा सवाल ये है कि पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर हम उस पे आएंगे कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, फिर आप यहाँ तक का जो सफर रहा है इसके बारे में आप बताएं। पहले ये बताएं, फिर उस पे भी हम आएंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर वहीउद्दीन अहमद। मैं फिलहाल असम सरकार की एक सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में मैं ग्रेजुएट टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ, और मेरा जन्म हुआ था असम के कछड़ जिले के एक पिछड़े हुए गांव में, और जहाँ ये मुसलमान भी है और हिंदूज भी है। और हमारे जो मुसलमान गांव का जो मुस्लिम इलाका है, मोहल्ला है, तो वहाँ गांव में सिर्फ एक ही मस्जिद हुआ करता था। तो बचपन में हम जाते थे वहाँ पढ़ाई करने के लिए। हमें ये इस्लामिक शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा या इस्लामिक तौर तरीका जो होता है, वो सिखाया जाता था उस मस्जिद में। गांव में ईद या तो बाकी जितने भी त्योहार होते थे, फेस्टिवल होते थे, हम गांव के लोग एक साथ ही मनाते थे। शादी या तो बाकी जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे, गांव के लोग एक साथ मनाते थे। और बचपन में हम एक साथ खेल में भी हिस्सा लिया करते थे। तो बचपन में तो ये सब, मैं बहुत छोटा था तो ये सब सामाजिक भेदभाव के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जब जब मैं थोड़ा समझने लगा तो मुझे ये पता चला कि गांव के मुसलमान जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और कुछ शब्द भी हमारे कान में आते थे। तो एक हिस्से जो है उनको माहीमाल कहा जाता था, यानी यहाँ के जो लोकल बोलने का जो तरीका है, माहीमाल है, उनको माईमाल कहा जाता है, और दूसरा था उनको बंगाल कहा जाता था। ये 2 शब्द है जो उसका मीनिंग क्या है वो बाद में मैं बताना चाहूंगा जरूर। तो मुझे यह सब समझ में आने लगा कि ये आपके पिताजी, आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपके पिताजी माताजी क्या करते थे, फिर आप कितने भाई बहन थे, आपकी प्राइमरी शिक्षा कैसे हुई, इस पे पहले बात करें, फिर समाज की बात करें। तो मेरा जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में। हालांकि ये गांव में हमारे जो स्थिति है हमारे परिवार की, वो इतना खराब भी नहीं थी और इतना अच्छा भी नहीं थी। बाकी गांव जो जितने परिवार थे, उसी समय में तो ये जमीन ही प्रमुख आय का स्रोत था गाँव में। और हमारे गांव ऐसे भी पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ ज्यादा शिक्षा तो नहीं थी, सरकारी नौकरी भी नहीं थी, कोई कारोबारी भी इतना नहीं थी। ज्यादातर लोग किसान थे या मजदूर थे। तो मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, और मेरे पिताजी, हम लोग 10 भाई बहन थे, 10। तो मेरे जो सीरियल है वो 5 है, मतलब 5 नंबर, मैं 5 में आता हूँ। तो
मेरे पढ़ाई जो है ये गांव के स्कूल में शुरुआत हुई थी, गांव के स्कूल में, और बाद में हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए नज़दीक के गांव में। तो देखिए हमारा शिक्षा का हालत क्या था। असम में एक चीज, शिक्षा को समझने के लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है। यह बेंचर सिस्टम एक है, जिसको बेंचर स्कूल या संक्षिप्त में बात करें, क्योंकि हमारा असल ध्येय जो है आपकी किताब पे बात कर रहा है, तो आप अपनी जो जीवन परिचय जो है संक्षिप्त में बताएं। अच्छा, तो ये बेंचर स्कूल है, पूरा सरकारी स्कूल नहीं था, मैं वहाँ पढ़ाई किया। बाद में नजदीकी एक हाई स्कूल में मैंने हायर सेकेंडरी पढ़ाई की। उसका बाद मैंने सिलचर में काछाड़ कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स, या हिस्ट्री में ऑनर्स लेके मैं ग्रेजुएशन तक क्लियर किया, और नेक्स्ट में मैं आसाम यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की 1999 में। तो ये पढ़ाई करने का दौरान या ये पहले जो ये सामाजिक मेरा अनुभव रहा है, तो मैंने सोचा था कि ये सामाजिक भेदभाव या जो हो रहा है समाज में, उसको लेकर मैं पढ़ाई करूंगा, रिसर्च करूंगा। देखिए डॉक्टर ओही साहब, आपसे मेरा ये यहाँ पे एक प्रश्न है। ये पूरे सफर में शिक्षक बनने तक, और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एमए करने के बाद पीएचडी करने तक, उसके बाद शिक्षक बनने तक, क्या इस पूरे सफर में कहीं आपको जातिगत भेदभाव जिसे कहते हैं, या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कहीं आपको सामना करना पड़ा, या इस तरह की कोई चीज आपने अपने समाज में देखी, उसे बताएं। जी। नहीं, समाज में तो हमेशा दिखते थे, क्योंकि आपको कभी इस तरह का सामना करना पड़ा? हाँ, कभी-कभी सामना करना पड़ा। और हमें एक ये वो भी है, क्योंकि हम बच के भी रहते थे हमेशा, ताकि इस तरह का जो समस्या है उसको सामना ना करना पड़े। तो समस्या क्या है, आमतौर पर मुसलमानों में दो ही मामले में ये कास्ट का मसला जो है बहुत प्रकट हो जाता है। एक शादी ब्याह का मामला, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि हमारे गांव के जो मुसलमान है दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो आप अजलाफ कहेंगे या तो पसमानदा कहेंगे, दूसरा मैं जब आपकी किताब पे बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। ये सवाल ये था कि आपके साथ कोई जातिगत भेदभाव को आपने महसूस किया, या आपने समाज में आपको उसको झेला यहाँ तक के सफर में, तो आपने बताया कि थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें रही हैं। जी। शिक्षा के दौरान व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत ज्यादा इसका सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन समाज में ये हो रहा है, ये सब मैंने बहुत देखा। और ये लोग टिप्पणियां करते थे, कास्ट के नाम पे एब्यूज करते थे। और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जब बाहर जाते थे या पढ़ते थे तो उनका पता नहीं चलता था कि मैं भी उसी समाज से आता हूँ, तो इसलिए हमारे सामने भी कभी ये बात कास्ट नेम पे एब्यूज कर देते थे। तो ये समाज में चलता रहा, बहुत बुरा लगता था। तो लोग जानते नहीं थे कि आप उसी कास्ट लोकेशन से आते थे, और उस कास्ट लोकेशन के बारे में जो भेदभाव की बातें हैं या हरासमेंट की बातें वो कह जाते थे, ये आपको जानते नहीं। जी। डॉक्टर ओही साहब, मैं दर्शकों को बताता चलूं कि डॉक्टर ओही साहब असम राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो पसमानदा मुस्लिम महाज के असम राज्य के अध्यक्ष भी हैं, और शिक्षक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और डॉक्टर साहब की भाषा चूंकि आसामी और बंगाली है, और हिंदी आपको उस तरह से बोलने में जो फ्लुएंसी नहीं है, उसके लिए हम दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे, यदि आपने किछु असुविधा पाबेन ताहले अपनी बांग्लाते बोलबेन, আমি ट्रांसलेट करे नहीं, किछु असुविधा नहीं। आप जब भी अगर आपको लगे कि नहीं दिक्कत हो रही, तो आप बांग्ला में बोलिएगा, मैं उसको दर्शकों के लिए ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि वो अपने सवाल के साथ तैयार रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो मुसलमानों में और इस्लाम और मुसलमानों में जाति व्यवस्था है, जो जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही सीमित है। असम से डॉक्टर ओही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे। डॉक्टर साहब, इस पे आपकी क्या राय है? ये जो बात कही जाती है कि सिर्फ यूपी बिहार की समस्या है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये मैंने बहुत डीपली स्टडी किया कि हर इलाके में या लोकेलिटी में ये बात कहा जाता है। जैसे हमारे 3 जिला है, वहाँ के लोग मतलब 100% 100% कॉन्फिडेंट होकर ये बोलते हैं कि यह समस्या सिर्फ हमारे इलाका में, दुनिया में कहीं नहीं है या देश में कहीं नहीं है। तो ये कॉमन परसेप्शन जो है कास्ट के बारे में, खास करके ये अशराफ लोग या हाई कास्ट मुस्लिम जो होते हैं, उनका द्वारा फैलाया जाता है कि ये सिर्फ हमारे ही इलाके में है, बाकी कहीं नहीं है।
तो ये गलतफहमी है जिसको समझना बहुत तो जरूरी है। ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी बराक वैली है असम राज्य की, वहां भी ये बात कही जाती है कि सिर्फ ये बराक वैली की बुराई है और दुनिया में, भारत में और कहीं नहीं है। जी दुनिया में कहीं डॉक्टर नहीं। साहब, हम यहाँ से अब चर्चा करेंगे, चूंकि आप असम राज्य की जो बराक वैली है उसके अंदर जो मुसलमान बसते हैं उनके अंदर जो जातिगत विभेद है, जो छुआछूत है, भेदभाव है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आपने अपनी थीसिस का नाम भी रखा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग मुस्लिम इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू बराक वैली। तो बराक वैली के स्पेशल रेफरेंस में आपने ये अपने अपना काम किया, अपना रिसर्च वर्क किया, अपनी पीएचडी थीसिस आपने सबमिट की है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल ये होता है कि आपका ध्यान इधर कैसे गया कि नहीं, देखिए आप इतिहास में आपको पीएचडी करना था, बहुत से शीर्षक और बहुत से टॉपिक्स आपके सीनियर्स ने बताए होंगे, आपके गाइड ने बताए होंगे, आपका ध्यान ये बिल्कुल अछूता से पहलू है, मुस्लिम समाज में पैदा होने वाला ये समझता है कि हम इगलिटेरियन सोसाइटी में, हमारे यहाँ जात पात नहीं है, छुआछूत नहीं है। ये एक कॉमन परसेप्शन है, कॉमन नैरेटिव है, आमतौर से एक जनरल नैरेटिव है अशराफ ने सेट किया इस देश के अंदर। तो आपका ध्यान इधर कैसे गया? क्या बैकग्राउंड में कुछ आपके इस तरह की चीजें थी, या आपने समाज में ऐसा देखा, या फैमिली लीनिएज आपकी जो पारिवारिक संघर्ष था उसमें से ये बात निकल के आई? आपने इस टॉपिक पे काम करना क्यों ज्यादा उचित समझा, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। देखिए वही साहब, मुझे तो इस्लाम के बारे में जो समझ था कि इस्लाम धर्म में जात पात के आधार पर या किसी भी पेशा के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर या किसी प्रकार की सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं होता है, और इस्लाम धर्म के अनुसार सारे मुसलमान बराबर होते हैं, उसमें कोई भेदभाव जायज नहीं है। फिर भी समाज में हम ये सब देखते हैं। देखिए, हम तो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको महिमल कहा जाता है, और बाकी भी बहुत सारे हैं, जैसे गुलाम है, जैसे हमारे यहाँ बार बार जिनको नापित कहा जाता है, गुलाम भी कहा जाता है, या किरान भी है, उन पर मैं बाद में बात करूंगा। तो इनको कास्ट नेम पे बहुत ज्यादा एब्यूज किया जाता है समाज में। तो इनको एब्यूज किया जाता है, कभी कभी उनको सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, और इंग्लिश में मैं अगर कहूँ तो ये सोशल एक्सक्लूशन होता है। ये बिल्कुल मार्जिनलाइज कम्युनिटी की तरह रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद, या तो मेरा जो अपना जो अनुभव रहा है, तो उसके आधार पर मैंने ये निश्चय किया था कि मैं जब हो जाऊंगा तो मैं देखूंगा स्टडी करके ये सब क्या है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड। हमारे जो कम्युनिटी है, मुझे ये मानना है कि ये भारत के सबसे पिछड़े हुए मुसलमान है। मुझे ये मानना है कि भारत की सबसे पिछड़े हुए मुसलमान है। तो हमारे कम्युनिटी जो अब दो हिस्सों में बढ़ गए, एक हिस्सा तो बांग्लादेश में है, वो लोग बांग्लादेश में रह गए, और बाकी आधा हिस्सा ये हमारे बराकाठी में आ गए। तो हम दो देशों में बटे हुए हैं, एक पसमानदा समाज के लोग। तो बांग्लादेश की जहाँ तक बात है, वहाँ की तो लोगों ने काफी तरक्की की है, और ये इतना पिछड़े हुए समुदाय नहीं थे, क्योंकि ये सिलेट या ईस्ट बंगाल में ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में हमारे कम्युनिटी जो है, ये मछुआरे, उनके बाद ये फिशरमैन, हंटर, पायरेट, उनका बहुत जिक्र किया गया है हिस्टोरियन ने। तो ये पहले जो मुसलमान समुदाय है जो इस्लाम कबूल किया इस क्षेत्र में। तो इस कम्युनिटी से बहुत सारे उलामा थे, स्कॉलर थे, और लेकिन वो उस बॉर्डर के उस तरफ रह गए, और हमारे इस तरफ तो इतना कुछ हुआ नहीं, और लोगों ने संघर्ष किया जिंदगी भर, पिछड़ेपन के साथ, गरीबी के साथ, या सामाजिक भेदभाव के साथ। वो सामाजिक जो है मूल स्रोत पे आ नहीं पाए। तो उनका मन में भी कुछ था। 1960 से 70 के बीच जो ये समाज के कुछ लोग, जो दो चार लिखे पढ़े समाज के लोग थे, तो उन्होंने सोचा समाज के लिए कुछ किया जाए। तो मेरे नाना जो थे, या तो उनके साथ वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, मेरे नाना जो फयाजुद्दीन अहमद है, तो उनकी कोशिश से ये निखिल असम मुस्लिम फिशरमैन फेडरेशन नाम के एक संस्था जो स्थापित की गया, और उन्होंने आंदोलन किया।
ये रिजर्व आरक्षण या बाकी सब चीजों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश की। तो 1966 में असम सरकार ने ये हमारे कम्युनिटी जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहले मुस्लिम ओबीसी कम्युनिटी ओबीसी में शामिल किया गया, लेकिन उसका रिएक्शन भी बड़ा अजीब रहा कि ये हमारे समाज के ही कुछ लोग जो मतलब अशरफ मेंटेलिटी से प्रेरित थे, उन्होंने सोचा इस तरह के आरक्षण समाज में भेदभाव होगा या तो उनका जो सामाजिक स्थिति है और भी खराब हो जाएगा, दूसरे के नजर में गिर जाएंगे, और या तो उनको ये जात पात के आधार पर और भी कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने उसका काउंटर करना शुरू कर दिया और बाद में आखिर तक नतीजा ये हुआ, मेरे नाना जो थे उनको समाज ने बहिष्कार किया, उनको समाज से बहिष्कार कर दिया गया। तो मेरे कोई फतवा इश्यू हुआ होगा या फिर जो है पंचायत ने ऐसा किया या कुछ उलमा ने किया? लिखित रूप से नहीं है, वो लोग सब लोग मिलके लिखित रूप से शायद कोई फतवा नहीं निकला गया, पर इशू नहीं हुआ। और वो मौखिक आपके नाना बुजुर्ग को सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया, फयाजुद्दीन अहमद, आपने अपने नाना बुजुर्ग का नाम बताया। तो ये जो सोशल एग्जाइल था उनका जो है, मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह की बात होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सोशल बाइकआउट किया गया था, बिल्कुल 3 साल तक उनको सोशल बाइकआउट किया गया था। तो ये कोई हक के लिए और सच के लिए लड़ने वालों के साथ ये कोई पहली घटना नहीं है। आपके नाना के साथ ये घटना हुई तो समझिए कि अल्लाह ने उनसे अपने नबी के सुन्नत पे अमल करवाया। ये उनका ये सोशल एग्जाइल था जो सामाजिक बहिष्कार कितना लंबा चला? ये लगभग 2 साल तक। 2 साल तक उनका बिल्कुल बाइकाट रहा, समाज से उठना बैठना खाना पाना सब बंद रहा, खान पीन सब बंद रहा। समय में आजकल में अगर कोई सामाजिक बहिष्कार करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसी समय में वो तो बहुत ही पिछड़ापन था, ना कोई गांव में सड़क थी ना कोई ऐसे। तो उसी समय उसी सामाजिक स्थिति में बाइकाट का जो स्थिति था वो बहुत ही दयनीय था, लेकिन उन्होंने फेस किया हिम्मत के साथ और अपना जो उनका बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में 2 साल तक सोशल बाइकाट करना, आपके परिवार ने काफी मुसीबत परेशानी उठाई और कहीं ना कहीं उसका लाभ अब समाज को मिल रहा है, न सिर्फ बराक वैली के बल्कि पूरे असम और पूरे भारत के पसमानदा समाज को उसका लाभ मिल रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे। आपने ये जो स्टडी किया जो है, इस स्टडी के दौरान थीसिस के जो है टॉपिक के सिलेक्शन के दौरान और इस टॉपिक को लेने के दौरान क्या डिपार्टमेंट से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई? क्या जो मुस्लिम बैकग्राउंड या शराब बैकग्राउंड के टीचर्स थे उनकी तरफ से कुछ इस तरह की बात थी, या हिंदू बैकग्राउंड से लोकेलिटी से जो टीचर्स थे, किसका सपोर्ट रहा, किसका विरोध रहा, किस तरह की परेशानियां और आसानियां आपके साथ थी इस काम को शुरू करने से पहले, और काम जब शुरू किया तो उस वक्त आपको क्या दिक्कत हुई? हाँ, शुरू करने से पहले तो मुझे ये इंटरव्यू फेस करना पड़ा और मुझे सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम तभी आई जब मैंने इसके लिए प्रपोजल और ये टाइटल के लिए प्रपोजल मैंने डाला कि मैं इस टॉपिक पे और इस मुद्दे पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए तो पहले प्रॉब्लम है कि किसी टॉपिक पे अगर आप शोध करना चाहते हो तो उसके लिए उसी यूनिवर्सिटी में आप एक्सपर्ट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं उसके लिए उसी डिपार्टमेंट में कोई प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर जो आपको सुपरवाइज करे, कोई एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो ये एक मुद्दा था जिस पर एक्सपर्ट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सपोर्ट मिला। मेरे जो सुपरवाइजर है डॉक्टर प्रजीत कुमार पाली, तो नॉर्थ बंगाल से वो बिलोंग करते हैं और यहाँ वो असम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा है। तो उन्होंने मुझे हर तरह का मदद की और उनके जो हेल्प मुझे मिला है उसी का कारण मुझे लगता है मुझे ये एडमिशन मिला, मेरा टाइटल रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन बीच में उनका नाम एक बार फिर दर्शकों को बताएं, उनका नाम क्या था? डॉक्टर प्रजीत कुमार पाली। डॉक्टर प्रजीत कुमार पाली, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया इस पे? जी, बहुत सपोर्ट किया। और एक जो मेरा को सुपरवाइजर रहा है
उन्होंने भी ये हमारे कम्युनिटी पर उन्होंने भी पीएचडी किया था, डॉक्टर हुमायूं बक, वो सिलचर उसी रीजन से है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी असम यूनिवर्सिटी सिलचर, वहाँ के प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम आया, ये ऐसे बात नहीं है, जब ये मसला उनका स्कूल बोर्ड में गया, तब एक अशराफ टीचर ने उस पर मतलब बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाया कि जब इस्लाम में जात पात नहीं होता है, कास्ट नहीं होता है, तो एक स्टूडेंट कैसे उस पर शोध कर पाएगा। लेकिन बाकी टीचर्स कुछ थे जिन्होंने कहा कि अगर वो साबित कर पाएगा और उसका बात अगर सही निकलेगा प्रमाण के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, तब तो हम उसको मना नहीं कर सकते। अभी फिलहाल उसका टाइटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो इसीलिए कुछ लोगों ने जरूर, ये लोगों ने मुझे मदद की और इनके कारण ही मेरे टाइटल रजिस्ट्रेशन हो पाया और बाकी जितने भी प्रक्रिया थे वो उसमें मैं सफल हो पाया और मुझे आखिरकार ये इस टॉपिक पर मुझे पीएचडी मिली है। जी, कुल मिला के ये बात सामने आ रही कि इस पे काम करने से रोकने के लिए बाधाएं उत्पन्न की गई। अशराफ वर्ग से एक टीचर ने बड़ा अपोज किया था कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, जब इस्लाम में जातिवाद और छुआछूत नहीं है तो उस पे काम कैसे किया जा सकता है। लेकिन आपने अपने थीसिस के जरिए से, अपने काम के जरिए से उनको निरुत्तर किया। जी डॉक्टर साहब, अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि फील्ड वर्क के दौरान आप फील्ड में भी गए, आपने यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में लाइब्रेरीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज से मदद हासिल किया। फील्ड सर्वे के दौरान आपको किस तरह की दुश्वारियां और किस तरह की परेशानियां आपको मिली और समाज के लोगों से किस तरह का सपोर्ट मिला? यानी यहाँ भी फील्ड वर्क के दौरान लोगों से इंटरव्यू करने के दौरान, उनसे मिलने के दौरान व्यक्तिगत रूप से आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा और किस तरह की आसानियां आपको मिली? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बात इसमें है कि बहुत सारे मटेरियल या जर्नल मुझे इंटरनेट द्वारा मिल गई थी, नहीं तो ये सब बहुत मुश्किल था ये सब मटेरियल कलेक्ट करना। और मुझे इस बात की खुशी है मैं कितना तक काम कर पाया, लेकिन मुझे लगता है मुझे 95% तक मटेरियल 95% तक मटेरियल मुझे मैं उसको कलेक्ट करने में सफल रहा। तो मुझे बाहर भी जाना पड़ा, जैसे कलकत्ता में मैं एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में गया तो वहाँ भी मुझे मदद मिला। बाकी जहाँ भी मैं गया कुछ लोगों से मुझे कुछ किताब, और एक बार बांग्लादेश में भी गया। तो समस्या ये था कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है या हमारे जो इलाका है, इस इलाके में यह सब मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं अलीगढ़ तक पहुँच नहीं, अलीगढ़ या दिल्ली उस साइड में जा नहीं पाया, तो लगभग इंटरनेट से मुझे ये किताब या जर्नल जितने भी थे इंटरनेट से मैंने हासिल कर ली। और फील्ड वर्क के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये मुस्लिम कास्ट के बारे में अगर किसी इलाके में आप जाएंगे तो कोई भी बंदा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि मुसलमान में जात पात है। ये एक बड़ा समस्या है। हालांकि जो रिसर्चर है उनका कहना है कि ये माहिमाल यानी हमारे जो समुदाय के लोग हैं, ये लोग ये मान लेंगे कि हाँ भेदभाव है और हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी कास्ट है और ये लोग खुद मानने के लिए, पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और दूसरा किस तरह का भेदभाव होते हैं उस पर बात नहीं करते हैं। हालांकि वो खुद रियलाइज करते हैं भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो बोलने का या तो उसको एक्सप्रेस करने का उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और रिसर्च या शोधकर्ता जो होता है उनके साथ भी ये लोग बात नहीं करते। तो ये बहुत ही बड़ा समस्या है। जैसे शादी ब्याह का मसला है, तो आप अगर पूछेंगे कि ये दोनों अशराफ या ये जो पसमानदा मुसलमान है इस कास्ट से शादी ब्याह होता है कि, तो ये दोनों लोग बहुत जल्द से आपको जवाब दे देंगे हाँ हाँ शादी ब्याह होता है, क्या दिक्कत है, मुसलमान से मुसलमान का शादी होता है। लेकिन असल में नहीं होता है, ये बोल देंगे कि होता है। ये दोनों पक्ष के लोग ही बोल देते हैं, लेकिन असल में अगर आप डाटा दिखेंगे किसी इलाका में जाके, आप अगर ये डाटा कलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि कुछ शादी ब्याह तो जरूर होता है, लेकिन वो ना के बराबर है। जी,
उद्दीन साहब, यहाँ पे हम आपकी थीसिस का जो एक सम अप करते हुए एक सारांश के तौर पे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए। आपने उसमें 5 चैप्टर बना रखे हैं। मैं दर्शकों को एक-एक चैप्टर पढ़ के बताता हूँ, फिर उसे एक-एक चैप्टर पे आपसे हम सवाल करेंगे। आपने उसके इंट्रोडक्शन के अलावा जो 5 प्रमुख चैप्टर्स हैं उसमें पहला चैप्टर है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग मुस्लिम इन इंडिया। उसके नेक्स्ट चैप्टर है कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट्स ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शनिंग। इसमें आपने लिखा। फिर तीसरा चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू बराक वैली ऑफ असम। इसमें आपने बताया कि किस तरह से इस्लाम वहां पहुंचा है। चौथा चैप्टर है कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया एंड बराक वैली। इसमें आपने मेडिवल एज में जो एलिट्स रहे हैं मुसलमानों के, जो रूलर्स रहे हैं, उन्होंने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की जो बातें की, उस पर बात किया है। फिर उलमा, जो मेडिवल एज के जो उलमा रहे हैं और अब तक के जो उलमा, उस पर आपने काम किया है। फिक्र में और कुफू पे आपने बात किया है कि किस तरह से वो कास्टिज्म को प्रोपोगेट करता है, सपोर्ट करता है। पांचवा चैप्टर है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग द मुस्लिम ऑफ बराक वैली। फिर आपने वो अशराफ और पसमानदा के विभेद को सामने रख के अशराफ अजलाफ करके आपने कैटेगराइज किया है, जातियों के नाम लिखे हैं। तो मैं दर्शकों को बताता चलूं कि ये एक पूरा सा एक समअप है, 5 चैप्टरों में डॉक्टर साहब ने अपना काम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इस तरह के काम होने चाहिए। आपने देखा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे किस तरह से काम में बाधा उत्पन्न की गई। तो मैं इसमें डॉक्टर साहब आपसे मेरा यहाँ सवाल है कि जो पहला चैप्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग मुस्लिम इन इंडिया, तो एक जनरलाइज आपका स्टडी है। इसके बारे में दो संक्षिप्त में 2 लाइन में आप बताएं कि इस चैप्टर में आपने क्या बातें कही। नहीं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग मुस्लिम, तो उसमें ज्यादातर ये इस इंट्रोडक्टरी उसमें पार्ट था और इसमें ज्यादातर मूलभूत जो समस्या है, देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और कास्ट ये दो चीज है। मतलब कास्ट एक चीज है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अलग है। तो ये कास्ट जो है ये भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक माध्यम है। ये भी कास्ट एक अलग तरह का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो उसमें हमने ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और कास्ट क्या है उसका एक जनरलाइज व्यू हमने रखा। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज मैंने जो ऐड किया है कि इस पर जितने भी काम हुए हैं, रिसर्च या शोध इस पर है, उसका एक समरी हमने उसमें शामिल किया। तो लिटरेचर रिव्यू के साथ हमने उसमें शामिल किया। तो ये है मूलभूत रूप से इस पर, मतलब अगर मैं कहूँगा तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा है कि क्या आपने इस थीसिस को, इस वर्क को पुस्तकीय फॉर्म में लाने के लिए या एज ए बुक पब्लिश कराने के बारे में कभी कोई पहल किया या बात किया डिपार्टमेंट से? मैंने सुना है कि परमिशन लेनी पड़ती है उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश कराने के लिए। तो क्या कभी आपने कोशिश किया या कुछ उसमें रुकावट है? जी, प्लानिंग भी मैं क्योंकि जी प्लानिंग कर रखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, तो अगर इस किताब से आपने दो किताब पब्लिश किया इस थीसिस से, तो उसमें अलग से मार्क्स भी मिलते हैं। और ये मार्क्स या नंबर मिलने का बात अलग है। तो मुझे तो बहुत ही इच्छा है कि मैं इस थीसिस को किताब के रूप में पब्लिश करूं। और ये तो थीसिस है, मतलब किताब का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा और उसमें और भी चीजें जुड़ा जाएगा। लेकिन तो डॉक्टर साहब, आपको दिक्कत क्या आ रही है? इसको पुस्तकीय रूप में पब्लिश कराने में, प्रकाशित कराने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या फंड की कमी हो रही है या कोई लीगल इश्यू आ रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से? नहीं, लीगल इश्यू तो कुछ नहीं है। मुझे तो उम्मीद है कि हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मदद की जाएगी। और हमारे जितने भी प्रोफेसर है या बाकी भी लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आप उसको किताब के रूप में पब्लिश करें। तो मैं उसको, ये थीसिस है, उसमें कुछ कठिनाई आई है क्योंकि मैंने उसमें पहले 7 चैप्टर रखे थे। लेकिन सुपरवाइजर जो थे या एक्सपर्ट थे, उन्होंने चैप्टर्स कम करने की बात की। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो बीच में तो किताब के रूप में अगर पब्लिश करूंगा तो उसका स्ट्रक्चरल चेंज होगा और उसका बाकी कुछ चीज उसमें जोड़ना भी पड़ेगा।
तो इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। हालांकि मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि उस काम को मैं कर पाऊंगा और किताब के रूप में ये लोगों तक पहुंचाऊंगा। जी, मतलब ये है कि कुल मिला के आपकी थीसिस में जो मटेरियल है उससे कई ज़्यादा मटेरियल आपकी किताब में पढ़ने को मिलेगा दर्शकों को और बुद्धिजीवियों को, मैं ऐसा समझता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर जो है डॉक्टर साहब, जो मैं चाहूँगा कि जो बाकी के 2 चैप्टर हैं उस पे भी हम आज चर्चा कर लें। ये जो 5 हाँ, चैप्टर के बाद जो आप 2 चैप्टर पे अगर मैं भूल गया तो आप उस पे ज़रूर चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका कास्ट एज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट्स ओरिजिन, नेचर एंड फंक्शनिंग। इसमें आपने तो पूरे कास्ट को डिफाइन किया है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बताने की कोशिश किया है। इसमें एक लाइन है या एक शीर्षक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने जो शीर्षक बांधा है, इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जो कास्ट इनइक्वालिटी है और उसका जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस इससे हुए, उसके बारे में कुछ आप बताएं दर्शकों को। जी। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो पासमानदा जो दृष्टिकोण है, पासमानदा जी। या इस्लामिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसे तो कास्ट के कारण हिंदू समाज में क्या हो रहा है वो हम सब जानते हैं। जैसे हिंदू समाज में किस तरह का भेदभाव फैला है, किस तरह का वो शोषण हो रहा है, अत्याचार हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो ये सब हम जानते हैं हिंदू समाज के बारे में। लेकिन मुसलमान समाज में ये कास्ट उसका नतीजा क्या रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम अगर उस पर चर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें है जो किसी मुसलमान हिस्टोरियन या स्कॉलर ने अब तक नहीं उठाया। लेकिन एक यूरोपियन हिस्टोरियन उन्होंने इस सवाल को उठाया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने ये बात कहा, अगर इस्लाम के तमाम इतिहास अगर देखा जाए, इस्लाम के तमाम इतिहास देखा जाए तो इस्लाम जहां तक मतलब ये इस्लामिक पावर या जी। इस्लामिक आर्मी या मुस्लिम आर्मीज जिस भी देश में गया, इस्लाम प्रारंभिक दिनों में जिस भी देश में गया, वहाँ बहुत ही कम दिनों में पूरा जितने वहाँ के निवासी थे, वहाँ के लोग थे, पूरा इस्लाम धर्म अपना लिया। पूरा मुसलमान बन गए ये लोग बहुत ही कम दिनों में। लेकिन हिंदुस्तान में लगभग 600 साल मुसलमानों ने राज किया। लेकिन यहाँ इस्लाम का प्रचार या इस्लाम का जो कन्वर्शन क्यों नहीं हुआ और इतना कम क्यों रहा? मुझे ये जो मेरे पास ये स्टैटिस्टिकल जो इंफॉर्मेशन है कि औरंगजेब के टाइम में सेंट्रल इंडिया में सिर्फ 4% मुसलमान थे, सिर्फ 4%। और उसका पहले ये इल्तुतमिश के टाइम पे वहां तो एक मुस्लिम मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा थाली पे नमक। मुसलमान पॉपुलेशन हिंदुस्तान में कितना है, उन्होंने कहा थाली में नमक। थाली में नमक का मतलब क्या होता है? एक थाली में जो पूरा खाना परोसा जाता है और एक कोने में थोड़ा सा नमक भी दिया जाता है, हमारे जो यहाँ के भी परंपरा है। तो उन्होंने कहा था थाली का सॉल्ट इन ए बिग डिश। तो इतने ही कम मुसलमान थे। तो औरंगजेब के टाइम पे सिर्फ 4% थे सेंट्रल इंडिया में। दिल्ली में अराउंड 9%, राजस्थान में 10% से नीचे थे। और हैदराबाद जो सबसे बड़ा मुस्लिम स्टेट था उसी समय पे, वहाँ हार्डली 10% मुसलमान थे और जो भी थे वो ज्यादातर विदेशी थे। तो यहाँ इंडिया में और चाइना में, हालांकि चाइना का बात अलग है, हम इंडिया का अगर बात करें तो मुसलमानों ने राज किया और गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया ये सब कहा जाता है। लेकिन इस्लाम या तो इस्लाम में धर्मांतरण या इस्लाम में कन्वर्शन क्यों नहीं हुआ, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो ये कंसिक्वेंसेस ऑफ कास्ट अमंग मुस्लिम्स, वो हम जानते हैं कि ये लो कास्ट हिंदू वो किस लिए इस्लाम अपनाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उनका भेदभाव शोषण होता है और उससे वो छुटकारा पाने के लिए इस्लाम धर्म अपनाना चाहता है। लेकिन इस्लाम अपनाने का बाद भी उसी तरह का भेदभाव चलता रहा समाज में, क्योंकि ये अशराफ मुसलमानों ने इस्लामिक वर्जन ऑफ कास्ट उसको चालू कर दिया समाज में।
इसीलिए इस्लाम का धर्मांतरण मेडिएवल पीरियड में इंडिया में नहीं हुआ, और जो हुआ है वो बिल्कुल कम हुआ है। और उसका साथ मैं ये भी जोड़ दूं, ये हमारे जो भारत उपमहादेश था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ के जो दो हिस्सा है, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट पंजाब, ये दो हिस्सों में ही सबसे ज्यादा कन्वर्शन हुआ है, धर्मांतरण सबसे ज्यादा ये दो हिस्सों में ही हुआ है। बाकी हिस्सों में तो धर्मांतरण बहुत ही कम हुआ है। और साउथ इंडिया का जहां तक बात है, वहां तो अरब ट्रेडर्स उन लोगों ने किया। तो जहां ये हार्टलैंड ऑफ मुस्लिम रूल, अगर नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार या तो उसी क्षेत्रों को अगर देखा जाए, तो वहां आज भी मुस्लिम आबादी इतना कम है और पहले भी इतना कम था। तो ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंस या उसका जो नतीजा रहा, मुसलमानों में कास्ट प्रैक्टिस आने के लिए इस्लाम में धर्मांतरण बिल्कुल या तो रुक गया या तो बहुत ही कम हुआ। और उसका जी, आप डॉक्टर साहब आपने जी बोले, आप बताएं। हाँ जी, तो ये भी हम जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, उनका लाखों ये फॉलोअर्स लेके इस्लाम धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये मुसलमानों में कास्ट होने के लिए उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया, उन्होंने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। तो उनका यही कहना था, हम तो हिंदू से या दलित से हम इस्लाम अपनाना इसलिए चाहते थे कि हमें सामाजिक न्याय मिले, लेकिन यहाँ अगर सामाजिक न्याय नहीं है तो हम इस्लाम धर्म अपना के क्या करूंगा। तो जी, बहुत जी हाँ, और उसका बाद आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि औरंगजेब ऐसे जो है शासक के दौर में भी सिर्फ 4% मुसलमान थे सेंट्रल इंडिया में, और ये जो बराबर कहा जाता है कि नहीं हिंदू के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, उससे जो लोअर कास्ट हिंदू थे उससे परेशान होके इस्लाम धर्म की तरफ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उनके साथ भी वैसे ही भेदभाव राजा नवाब बादशाहों और अशराफ के द्वारा जो एलिट क्लास था किया जाता रहा, इसलिए वो गति बहुत कम थी कन्वर्जन की। एक स्पष्ट बात आपकी स्टडी से निकल के आ रही है। ये अब तक जो नैरेटिव बना हुआ है बिल्कुल इसके विरोध में बना हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ढाका से जो है अजमेर का वापसी का सफर किया तो 2.5 लाख मुसलमान बन गए थे। ये इस तरह के झूठे नैरेटिव अशराफ की तरफ से गढ़े जाते हैं। बहुत कम कन्वर्जन का रेट रहा जो आपकी स्टडी बता रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने इस प्रोग्राम के बीच में बताया, मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ेंगे या अभी हम जी अगर कुछ बताएं, जी क्या कहना चाह रहे हैं। अम्बेडकर के एग्जाम्पल से भी आपने इस बात को समझाया कि वो फैक्टर नहीं है इस्लाम के अंदर जो एगलिटेरियनिज्म बताते हैं कि नहीं मसावात है, बराबरी है, लेकिन जो भेदभाव है उसकी वजह से उसको जो है रोका गया। जी तो नहीं, इसके साथ और एक चीज जिम्मेदार है जो हमारे हिस्टोरियनों ने किया कि इतिहास को किस तरह अशराफ ने उसको गलत इंटरप्रेट किया। उसके लिए ये सब चीज हमें, क्योंकि अशराफ इतिहास लिखते थे, वही लोग द्वारा इसलिए इतिहास को लिखा गया, और उन्होंने लिखा ये अशराफ उनका दृष्टिकोण से लिखा है। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि हम ट्रेडिशनल हिस्टोरिकली हम जानते हैं, जो इतिहास हम पढ़ते हैं और हमें जो पढ़ाया गया, तो ये पढ़ाया गया। हम बांग्ला में एक बात सुनते थे, बांग्ला में मैं कहता हूँ। हाँ बोलो आपने बांग्ला ही बोलो। हिंदू धर्मेर बन्य बैषम्যের शिकार हुए दले दले लोग इस्लाम धर्म ग्रहण करें, यानी हिंदू धर्म में जो सामाजिक भेदभाव है उसके लिए लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। लेकिन बात यह है कि ये आर्यन कल्चर जो था, क्योंकि ये वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन कल्चर, उसका मेन सेंटर कहाँ था? ये नॉर्थ इंडिया था, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसी में ही था। इसी आर्यन सेंटर का हार्टलैंड, आर्यन सभ्यता का जो केंद्र था वो इसी इलाके में था। तो अगर कास्ट होगा, भेदभाव होगा, तो कहाँ होगा? इसी इलाके में ज्यादा होगा। जहाँ आर्यन कल्चर का इन्फ्लुएंस कम है वहां तो भेदभाव कम होगा। कास्ट के लिए अगर भेदभाव है, कास्ट के या तो कास्टिज्म के कारण अगर भेदभाव है, तो जहां आर्यन कल्चर स्ट्रांग है, बहुत मतलब मजबूत स्थिति में, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, वहां भेदभाव ज्यादा होगा। तो कास्ट तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होगा।
और अगर कास्ट के कारण कन्वर्शन होता है तो कन्वर्शन भी वहां ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल विपरीत स्थिति हम देखते हैं। कास्ट ये कन्वर्शन हुआ दो ही क्षेत्रों में, एक पश्चिमी पंजाब और दूसरा ईस्ट बंगाल है। तो जी, उत्तरी बंगाल जो स्पेशलाइजेशन है, अगर शायद आज पूर्वी तो बंगाल इतना जी नहीं पाऊंगा, वहाँ का अलग स्थिति है। और ये किताब जो है रिचर्ड ईटन का, वो 1994 में आया है। तो उन्होंने अपना अलग सा थियोरी दे दिया। वैसे तो हम इस्लामाइजेशन के लिए कुछ थियोरीज जो हम पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं समाज में, पहले तो एक कहा गया है कि थियोरी ऑफ ब्लड एंड सोल, यानी थियोरी बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती उनको इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। और इसलिए यह भी कहा गया था कि मुस्लिम्स आर्मीज इन इंडिया केम with sword in one hand and कुरान in other। एक हाथ में तलवार था और एक हाथ में कुरान था, और जोर जबरदस्ती ये कहा कि अगर इस्लाम नहीं मानोगे या तो इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो ये एक थियोरीज था। उसका बाद ये दूसरा थियोरी जब प्रमुख था कि सोशल लिबरेशन थियोरी। इसके लिए क्या हुआ कि ये जो लो कास्ट पीड़ित या दलित थे, उन्होंने सामाजिक उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए इस्लाम को अपनाया था। तीसरा और भी कुछ थ्योरीज है, जैसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड इकोनॉमिक गेन। कुछ लोग नौकरी या जमींदारी मिलने के लिए इस्लाम कबूल किया। और एक थ्योरी है काफी प्रचलित है, जो है होली मैन थ्योरी। उनका कहना है कि ये सूफी संत जो आए थे उन्होंने इस्लाम अपनाया। तो ये सारे थ्योरी जो है वो बिल्कुल मतलब इनएप्रोप्रिएट लगता है, वो सटीक नहीं बैठता है। अगर इंडिया का ये पूरा परिप्रेक्ष्य में अगर इस्लाम का स्प्रेड होना या इस्लाम के इतिहास जो है उसको हम देखते हैं तो ये सटीक नहीं लगता है। तो इसीलिए रिचर्ड ईटन ने जो स्टडी किया बंगाल में, उन्होंने फ्रंटियर थ्योरीज को, उनका जो थ्योरी है वो फ्रंटियर थ्योरी और प्रेजेंटाइजेशन, वो उसने दिखाया कि सबसे ज्यादा ईस्ट बंगाल में किस तरह इस्लामाइजेशन हुआ, या तो सबसे ज्यादा लोगों ने, वहाँ के किसान या मूल निवासियों ने किस तरह का इस्लाम अपनाया। तो शायद ये काफी लंबी विस्तृत चीज है, ये इतना कम समय में सबको समझाना शायद संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं ये हम आगे, लेकिन आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताई कि आर्यन कल्चर का जो सेंटर था नॉर्थ इंडिया जिसे कहते हैं, जहाँ ये माना जाता था कि आर्यन सिविलाइजेशन में ऊंच नीच जात पात भेदभाव था, तो वहां कन्वर्जन ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में उस तरह से कन्वर्जन नहीं है। आपने औरंगजेब ऐसे शक्तिशाली बादशाह का जिक्र करते हुए बताया कि उसके जमाने में भी सिर्फ 4% मुसलमान थे, कन्वर्ट हुए थे। 4% टोटल मुस्लिम थे, उसमें कन्वर्जन के रेट और प्रतिशत और कम रहा होगा। हम आपके तीसरे चैप्टर की तरफ बात करते हैं, जिसपे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। मैं फिर उसका नाम पढ़ देता हूँ। तीसरा चैप्टर डॉक्टर साहब ने जो बनाया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू बराक वैली ऑफ असम। इसमें स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया, कैसे इंडिया में, इस पे हम लोगों ने अभी हम चर्चा कर रहे थे। चैप्टर के नाम आने से पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। समय भी होता जा रहा है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही साहब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है पसमानदा आंदोलन के हिसाब से। कास्ट स्टडी एमंग मुस्लिम के एमंग जो कास्टिज्म है उसकी स्टडी के एतबार से आपकी पीएचडी थीसिस है इस टॉपिक पे। मैं दर्शकों से कहूंगा महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ है। बहुत मुश्किल से हमने आपका वक्त भी लिया है। आप अपने सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो आप अपने इस सवाल को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है, इसमें जो कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग मुस्लिम इन इंडिया एंड बराक वैली, जो आपने जो एलिट से मेडिवल एज में और जो एलिट क्लास था, जो रूलर्स थे, जो उलमा थे, उन पे आपने बात किया है। तो संक्षिप्त में 2 लाइन में बात करें, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5वां, उस पर हम आप डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं, चौथा चैप्टर जो मुस्लिम एलिट क्लास और रूलर्स है, उसमें संक्षिप्त में 2 लाइन में अपनी बात रखें। हाँ, बहुत संक्षिप्त में अगर मैं कहूँगा तो ये हमने शुरुआत की ये मेडिएवल पीरियड के रूलर्स या मुगल या दिल्ली सुल्तान जो थे, उन्होंने किस तरह का भेदभाव किया था। तो इस पर शायद डॉक्टर मकसूद आलम फलाही का किताब में भी बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने ये सब लिखा है। तो मैंने भी उनका कुछ कोट किया है।
और दूसरा मैंने जो लिखा उसी समय का जो इलाइट क्लास थे और स्कॉलर थे मेडिएवल इंडिया के, और इसमें एक प्रमुख स्कॉलर है जियाउद्दीन बरानी, उनका मैंने बहुत विशिष्ट बहुत ही देखा है कि किस तरह का उन्होंने इस्लाम का गलत इंटरप्रिटेशन किया कुरान को या हदीस को, तो इसके बारे में मैंने लिखा। और दूसरा और भी कुछ मैंने जोड़ा कि ये कास्ट स्टडी में ये जो इशू है, ये जो मसला है, ये स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है। एक तो ये मुश्किल इशू है और स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं ये जो उसी समय के जितने भी स्कॉलर या थे, उन्होंने इस पर कभी चर्चा नहीं की, कुछ मेंशन नहीं किया। उसका बाद में ही ये ट्रेडिशन चलता रहा। अब एक किताब है मोहम्मद यासीन, सोशल हिस्ट्री इन इस्लामिक इंडिया। अब बहुत सारे सोशल इश्यूज मिल जाएंगे, लेकिन कास्ट का मसला नहीं मिलेगा, वो कास्ट का जिक्र नहीं होता है। और बाकी जैसे और भी किताबें हैं, मोहम्मद हबीबुल्लाह, उन्होंने फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया लिखा, उसमें कास्ट के ऊपर सिर्फ 2 लाइन लिखा है। 2 लाइन पूरा नहीं होगा, उससे कम होगा, इतने बड़े किताब में 2 लाइन लिखा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्टडी हुई है सोशल स्ट्रक्चर पे भी अगर बात किया है मुस्लिम एलिट्स ने, या जिसको हाथ करके हम अशराफ कहते हैं, तो उन्होंने कास्ट को इग्नोर किया है पूरी तरह से। किसी ने लिखा है तो 1-1.5 लाइन लिख के आगे बढ़ गए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन है, तो उनके पास मैं गया था एक बार रिसर्च वर्क के दौरान, तो वो तो बिल्कुल मतलब गुस्सा हो गए कि मुसलमानों में कास्ट कैसे होगा, और उन्होंने खुद किताब लिखा तो हमारे इलाके के ऊपर। तो उन्होंने भी इसी तरह एक बात लिखा कि समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन भेदभाव क्यों है और किस लिए है, बिल्कुल उसका जिक्र नहीं किया। तो इसी तरह का प्रॉब्लम होता है। और मेडिएवल इंडिया का जो हिस्ट्री है, मेडिएवल पीरियड में लिखा गया, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि उसका सोशल कंटेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब मुगल पीरियड या बाकी जितने भी उसी समय के जो स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, काफी मशहूर हिस्टोरियन थे, लेकिन उसका सोशल कंटेंट बिल्कुल कम है। बाकी जो है ये बाकी विषय उसमें मिल जाएंगे आपको। और उसका बाद भी सोशियोलॉजिस्ट तो इतना बहुत काम नहीं हुआ इस पर, मुस्लिम सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये इम्तियाज अहमद साहब या गौस अंसारी साहब, इनका कुछ राइटिंग्स मिलते हैं, और आजकल 2-4 जर्नल आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी या किताब भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको डाटा नहीं मिलता है, रिसर्च नहीं होता है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। मैंने हमारे इलाके में एक मार्जिनल कम्युनिटी है, यानी पसमानदा कम्युनिटी है, जिनको खारी कहा जाता है, खारी। तो इतना तक पता नहीं कि ये खारी शब्द आया कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या है, तो कहीं भी नहीं मिला मुझे। नेट में सर्च किया, पूरा सेंसस डाटा मैंने देखा, बहुत किसी ने बता नहीं पाया। लेकिन ये कम्युनिटी है, और बहुत ही अलग थलग एक कम्युनिटी है, जिनको बाकी मुसलमान समाज से कोई रिश्ता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उस पर स्टडी नहीं हुआ है, आपको डाटा नहीं मिलेगा, उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और ये इसका एक ही कारण है, अगर आमतौर पर अगर हमारे इलाके में आगे आकर आप किसी मुसलमान से ये पूछेंगे, चाहे वो पसमानदा हो या अशराफ हो, वो इस बात का कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मुसलमान में भेदभाव है। तो यही प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, हम पढ़ते हैं आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग द मुस्लिम ऑफ बराक वैली। इसमें आपने हिस्टोरिकल, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ बराक वैली के जो मुस्लिम्स हैं उनके बारे में बताया। फिर आपने बताया कि अशराफ की कैटेगरी बताई है, फिर पसमानदा कैटेगरी जो अजलाफ और अर्जाल की कैटेगरी है उसको आपने समअप किया है। जातियों के आपने नाम लिखे हैं, महिमाल लिखे हैं, किरण जाति है, पाटीकार है, हज्जाम है, गुलाम है, बाजुनिया है, ये जो पसमानदा की जातियां हैं। इस तरह से कई जातियों का आपने जिक्र किया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर पे बात करने से पहले बराक वैली की बार बार बात आ रही है, तो संक्षिप्त में बताएं कि ये बराक वैली का क्या भूगोल है, ये भौगोलिक रूप से बराक वैली है कहाँ और असम के किस तरफ है, इसके बारे में जरा बराक वैली को बताएं। फिर उसके बाद वहां पे जो पसमानदा जातियां हैं उनको उनके बारे में बताएं। जी हाँ, इसके साथ ही हम दर्शकों से बता दें कि वो अपने सवाल तैयार रखें, और ये हम इस महत्वपूर्ण परिचर्चा जो हफ्ते की किताब के तहत हम डॉक्टर साहब की किताब पे कर रहे हैं, जो बराक वैली असम के बराक वैली के
अंदर बसने वाले मुसलमानों के जातिगत भेदभाव और जाति स्ट्रक्चर पे बात करती है। उसके आखिरी में हम हैं, अब बहुत समय भी बहुत हो रहा है, तो अपने सवाल को आप तैयार रखें। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये बराक वैली को समझने के लिए असम का जो जियोग्राफी है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये असम जो है 3 हिस्सों में बटा गया है। एक तो ब्रह्मपुत्र वैली, जिसके शायद कुछ जानकारी होगा, लेकिन बीच में ये पहाड़ी क्षेत्र, और ये दक्षिणी प्रांत में जो है, दक्षिणी प्रांत है, उसमें ये हमारे 3 जिला है, काछाड़, करीमगंज, हाइलाकंडी। तो ये करीमगंज जो था वो पहले मुस्लिम रोल थे बंगाल में, उसी का ही पार्ट था। बाद में सिलेक्ट रेफरेंडम जो हुआ था उसके तहत ये पार्ट जो है हमें इंडिया को मिला है। तो इसमें जो मुसलमान है ये बंगाली है, पर ये लोग अलग से एक भाषा बोलते हैं, उनको सिलेटी कहा जाता है। ये बहुत एक मीठा बांग्ला डायलेक्ट है। तो ये लोग सिलेटी है, और ये लोग मूलभूत रूप से माइग्रेंट है, उसी इलाके से, बंगाल डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेंट है। लेकिन माइग्रेंट है, यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइग्रेशन को लेकर असम में बहुत कुछ हो रहा है। अगर किसी ने बोल दिया ये लोग माइग्रेंट है तो ये बहुत खराब बात हो जाएगी। इसीलिए ये बताना पड़ेगा कि ये जो इसका जो असम और जिसका संदर्भ में ये आंदोलन हो रहा है असम में, ये असम पैदा होने से 200-150 साल पहले ये लोग आया है, तो आज का बात नहीं है। तो यहाँ क्या है कि चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में ये प्लेन क्षेत्र है। तो ये प्लेन बना है क्योंकि ये इसमें नदियां है, ये नदियां के कारण ये प्लेन क्षेत्र बना है। और यहाँ जमीन, आबादी कम था, जमीन बहुत ज्यादा था, इसीलिए खेती के जमीन के तलाश में लोग यहाँ आए थे, और जमीन भी बहुत ही उपजाऊ था। तो ये जो मुसलमान है, ये लगता है कि यहाँ का लोकल कन्वर्ट बहुत कम है, ज्यादातर वो उसी क्षेत्र से आया हुआ है। तो बंगाल के क्षेत्र से आए हुए लोग सामाजिक रूप से उनका अगर उनको देखो तो एक बात बताना पड़ेगा, ये सिलेट रीजन या तो ये बराक वैली जो है बहुत ही बाढ़ प्रभावित था। इसमें नदियां है, ये बिल कहा जाता है, लेक, ये सब है। तो ये बहुत ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, लगभग पानी था पूरा साल में 6-7 महीना 8 महीना पानी रहता है, बाढ़ होता था। बाढ़ जाने का बाद ये जमीन में खेती होता था, वेट राइस कल्टीवेशन। तो मूलभूत रूप से यह मछुआरे बहुत ज्यादा थे, फिशरमैन, ये फिशरमैन थे लगभग। मूल निवासी जितने भी थे वो फिशरमैन थे और खेती भी करते थे। तो ये मुसलमान जो है, मुसलमानों में जो लोग ये फिशिंग करते थे, मछुआरे थे, उनको माहीमाल कहा जाता था। ये माहीमाल शब्द जो है 2 शब्द से आया है। माही का मतलब होता है फारसी में फिश, और मल्ला का मतलब ये माझी, नाव चलाने वाले। ये माही मल्ला से माहीमाल बना है आजकल, हालांकि इनको माहीमाल कहा जाता है। और दूसरा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में दूसरा जो हिस्सा है वो है बंगाल। बंगाल का इसे तो बंगाली पीपुल कहा जाता है, लेकिन बंगाल का मतलब होता है कि ये चावल का खेती करने वाले, जो लोग खेती करते हैं उनको बंगाल कहा जाता था, जो लोग मछली पकड़ते थे उनको माहीमाल कहा जाता था। ये दोनों प्रमुख सोशल सर्टिफिकेशन था। लेकिन बाद में और भी ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी आ गए थे, राजाओं ने किया उनको जमीन दे दिया, जमींदारी दे दिया, और उसका साथ कुछ टाइटल भी जोड़ दिया, जैसे लश्कर, मजूमदार, बड़वैया, चौधरी। ये इस तरह का टाइटल का इस्तेमाल शायद दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। मुसलमान में अगर टाइटल, और यहाँ तो एक चीज की ये टाइटल लिखना बहुत ही जरूरी कहा जाता है। तो ये पासमानदा जो है उनको छोड़कर बाकी जितने हैं, ये हमारे 2 जिला में, काछाड़ या हैलाकंडी में, सब लोग का बराबर लगभग टाइटल है। जैसे बड़भुइया का मतलब है ये जमीन का मालिक होते हैं। लश्कर उसी तरह का होते हैं, मजूमदार, चौधरी भी होते हैं, लश्कर होते हैं। तो ये दोनों प्रमुख हिस्सा था, एक तरफ माहीमाल और दूसरा तरफ उनको बंगाल कहा जाता है। लेकिन बाद में बाकी जो लोग हैं, जैसे हज्जाम है, हज्जाम तो शायद आप समझते होंगे कि ये बाल बनाने वाले जी। ये बाजुनिया जो मुस्लिम म्यूजिशियन होते हैं, टेनर होते हैं, उनको खाली में कहा जाता है टेनर, यानी जो चमड़े की काम करते हैं।
रफीउद्दीन ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, बाजुनिया का, वो सारी जातियों का जब नाम लिखते हैं, द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी बंगाल मुस्लिम करके जो उनकी किताब है, उसमें भी बाजुनिया का उन्होंने चर्चा किया है। जी वही साहब आप बोले। तो पाटीकर है, पाटी मतलब ये चटाई जो है, मैट, यहाँ मूर्ति के अक्षरा का पेड़ मिलता है, उससे कैन निकलते हैं और बहुत ही फाइनर क्वालिटी का एक मैट बनता है यहाँ, जो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो ये पाटीकर समुदाय के लोग भी है, तो लगता है ये लोग, ये जो हिंदू आर्टिसन जो कास्ट है, डोम या बाकी सब जो ये बांस के जो चटाई वगैरह बनाते थे, उनसे कन्वर्ट है। और मिर्शिकार जो है वो तो यूपी बिहार में बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ भी मिर्शिकार है, लेकिन ये बिल्कुल एंडेंजर्ड कम्युनिटी है, शायद 40-50 पॉपुलेशन है उनका पूरा कम्युनिटी में, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम होने का कारण उनका शादी ब्याह आपस में नहीं होता है, नहीं हो पाता है, तो बाकी लोगों से जाके शादी ब्याह करते हैं और धीरे धीरे उनका आइडेंटिटी मतलब लुप्त होता जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये एक एंडेंजर्ड कम्युनिटी है, उस पर भी मैंने थोड़ा प्रकाश किया। और खारी नाम के, खारी जो ये प्रतीत होता है कि वो एक्स जिप्सिस है, ये बेदिया कम्युनिटी जो है बंगाल में, उनका जो मतलब कन्वर्ट है, ये बेदिया कम्युनिटी है। तो ये सारे पसमानदा कम्युनिटीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सबसे ज्यादा सॉरी, और किरण नाम के भी एक है, किरण, हालांकि किरण जो थे वो जमींदार के काम करने वाले, और ये लगभग फ्यूडल सिस्टम के जैसा ही था, उनका पोजीशन बिल्कुल सार्फ जैसा था, सार्फ। इसमें दो हिस्सा होते हैं कि एक नानकार किरण होते हैं, वो बिल्कुल साफ, या ये जो बॉन्डेड लेबर जिसे कहा जाता है, उसी तरह का है। तो आजकल तो ये नहीं है, लेकिन इनका सामाजिक स्थिति बहुत खराब है और अशराफ द्वारा उनको भी उसी तरह ही देखा जाता है। तो ये सारे कम्युनिटीज है हमारे यहाँ बरगाठी में, पसमानदा समुदाय के अंदर। और डॉक्टर साहब आपने अपनी थीसिस में एक जाति का जिक्र किया है, गुलाम का, इसको जरा बताएं। गुलाम एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है कि गुलामी व्यवस्था है, और ये गुलाम किस तरह के लोग होते हैं, इसके बारे में जरा आप बताएं। हाँ, ये गुलाम देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला बात है। गुलाम हम तो हमेशा सुनते हैं, और गुलाम को लेकर बहुत सारे बातें भी है। तो ये सिलेट जो है या बंगाल, उसमें गुलामी की व्यवस्था बहुत ही थी, और इसमें गुलाम, यहाँ से गुलाम भेजा जाता था दिल्ली में, और यहाँ गुलाम बहुत ही कम कीमत में मिलता था। ये इब्न बतूता जब आए थे तो उन्होंने भी लिखा, एक गुलाम उन्होंने बहुत ही कम कीमत में लिया, खरीदा था। तो गुलामी व्यवस्था पहले थी, लेकिन आजकल तो नहीं है। और यह शब्द है, सामाजिक परिवर्तन में ये शब्द है। और अगर किसी मुस्लिम लोकेलिटी में जाएंगे, तो अगर ये लोग अमीर है, थोड़ा हालात थोड़ा अच्छा है, तो अगर पूछेंगे उनका पीछे वाले जो गली है, ये लोग गरीब है, पूछेंगे ये लोग कौन है, आपका रिश्तेदार है क्या, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये लोग गुलाम थे, पहले हमारे बाप दादा के गुलाम थे। वहां जाके पूछेंगे तो ये लोग नहीं मानेंगे। तो ये गुलाम इस तरह का बात हो गया, दूसरे के ऊपर थोक दिया जाता है, और खुद गुलाम नहीं होते। तो ये एक सोशल परसेप्शन है। हालांकि शोध करने जाएंगे, गांव में ढूंढने जाएंगे, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन गुलाम है। लेकिन ये ताजा बात है सामाजिक ये व्यवस्था में, ये गुलाम जो एक शब्द है। और आजकल शब्द इसे सुनाई देते हैं, जैसे हमारे यहाँ बातुआ गुलाम नाम के एक शब्द कहा जाता है, बातुआ गुलाम। कभी गाली दिया जाता है कि ये बातुआ गुलाम है। बातुआ गुलाम का अर्थ होता है वो सिर्फ काम करता है और खाना मिलता है उसको, और कुछ नहीं मिलता है। ये जो हमारे यहाँ बेगार कहे जाते हैं। हाँ, बेगार कहा जाता है। तो इस तरह बातें सुनाई देता है, लेकिन गुलाम उसको आइडेंटिफाई करना शायद और भी रिसर्च की यहाँ जरूरत है, बहुत गहरा रिसर्च की जरूरत है। तो हम तो ये इसका एक पार्ट है, उतना डीपली नहीं कर पाया। तो उसका इतिहास काफी है, गुलाम के इतिहास के बारे में। मैं दर्शकों को बताता चलूं कि पसमानदा डेमोक्रेसी के इस विशेष कार्यक्रम हफ्ते की किताब में आज हम डॉक्टर ओयुद्दीन, असम के जो पसमानदा महाज के अध्यक्ष हैं, और सेवन सिस्टर जो उत्तरोत्तर के राज्य उसके प्रभारी हैं, उनसे हम उनके द्वारा जो पीएचडी वर्क था, उनका थीसिस थे, उस पर बात कर रहे थे, जो बराक वैली के बसने वाले मुसलमानों, उनके जातिगत भेदभाव और जातिगत स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट अमंग मुस्लिम इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बराक वैली ऑफ असम पे हम चर्चा कर रहे थे।
अभी हमारे सामने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल नहीं डॉक्टर साहब, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। आप तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा समय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, इस बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि जो कन्वर्जन की जो बात करते हैं कि इस्लाम को देख के और इस्लाम के मसवात को देख के कन्वर्जन बंगाल में बंगाली का आपने एक फ्रेज़ भी पढ़ा कि लाखों-लाखों लोग मुसलमान हो रहे थे। उस तरह की कोई स्टडी में आपकी बात नहीं है, आपने एक रेफ़रेंस के तौर पे एक बुक का नाम बताया। डॉक्टर साहब आप उस बुक का नाम, राइटर का नाम एक बार फिर से ज़रा-सा दोहराएँ तो? जिसका आप रेफ़रेंस दे रहे थे। मोरेटिटस का किताब है इंडिया इन इस्लाम एंड पाकिस्तान। उनका उसका इंडिया इन इस्लाम सॉरी इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस्लाम इन इंडिया एंड पाकिस्तान जी मोरेटिटस की लिखी हुई किताब रेफरेंस के तौर पे डॉक्टर साहब ने उसकी बात भी कही कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया जिसको आप कह लीजिए जहाँ आर्यन सोसाइटी ज़्यादा थी, जहाँ भेदभाव जातिगत ज़्यादा था, वहाँ भी कन्वर्जन बहुत कम हुआ है। कन्वर्जन पे इन्होंने 3 थ्योरी बताई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप इस पूरे परिचर्चा के बीच में जाके आप उसको देख सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब का एक बार फिर से धन्यवाद दूँगा। डॉक्टर मोहम्मद उद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस विशेष कार्यक्रम में हफ्ते की किताब में डॉक्टर साहब हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। अपने द्वारा पीएचडी थीसिस उनकी जो तो बराक वैली में जो मुसलमानों के जातिगत भेदभाव और जातिगत जो संरचना है, उस पे हम बात कर रहे थे। हम दर्शकों से बता दें कि जो है हम इस कार्यक्रम बराबर करते रहे। अगले हफ्ते हम फिर किसी नई किताब पे चर्चा करेंगे, उसके लेखक के साथ या किसी किताब के एक्सपर्ट के साथ। आप इतनी देर से हमारे साथ बने हैं, मैं दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय अपना दिया, हमारे साथ जुड़े रहे। आखिर में मैं क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे 2 शब्द आपसे चाहूँगा कि 2 शब्द में आप अपनी क्लोजिंग रिमार्क कहें, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए, एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा कि मेरा हिंदी में अभी भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन आज मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था, वहाँ तो वो बंदा पूछ रहा था कि आप बिहार के किस जिला के हैं? बिहार के कहाँ से आप? नहीं, मैं भी ये कहना चाह रहा, आप हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, थोड़ी-सी एक दिक्कत होती है, लेकिन आप बहुत साफ हिंदी बोल रहे थे, इसीलिए मैंने पहले से माइंड मेकअप किया था कि मैं आपको बंगाली में बोलने की पूरी वो दूँगा आज़ादी दूँगा, आप आराम से बंगाली में बोलिएगा, मैं दर्शकों को ट्रांसलेट कर दूँगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। आपने बहुत अच्छे से और हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। यही हमारे इस देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में नाना प्रकार की संस्कृति है, एरिया है, लेकिन उसके बाद भी हम हिंदी भाषा हमें एक जो माले की तरह गूँजती है, हमें एक माले में पिरोना काम करती है। यही हिंदी भाषा की, हमारी राष्ट्रभाषा की यही एक अच्छाई है। आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे थे। जी डॉक्टर साहब बोलें। नहीं, मुझे उम्मीद है आप लोगों से इतना बहुत ज़्यादा जुड़ा रहूँ।